हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारी सीरीज़ चालू है जिसमें हम सीबीएसई 23 का फिज़िक्स का सैम्पल पेपर क्लास 12 का सॉल्व कर रहे थे। उसी में हम सेक्शन सी आज सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने पहले से कर दिया है सॉल्व, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। सेक्शन सी में हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट I1 I2, ठीक है। I1 I2 करंट कंडक्टर्स कैरिंग करंट I1 I2 are separated by distance d if the current are flowing in the same direction. Show how the magnetic field produced by one exerted attractive force on the other. Obtain the expression for this force and hence derive 1 ampere, ठीक है। तो ये हमने दो कंडक्टर लिए हैं। ये हमारा पहला कंडक्टर है जिसके अंदर करंट I1 जा रहा है और दूसरा कंडक्टर है I2, ठीक है। तो अब यार आप देखो कि I1 करंट इस कंडक्टर में जा रहा है, ठीक है। I1 करंट जा रहा है हमारे कंडक्टर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा कंडक्टर है L1 लेंथ का, इसके अंदर I1 करंट जा रहा है। तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो कि पेज के अंदर होगी, इसलिए मैंने क्रॉस से बनाई है। तो B21 हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1, ठीक है, 2 ड्यू टू 1। तो इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वायर आ जाएगा, वायर L2। वायर L2 रहेगा मैग्नेटिक फील्ड जो बनाई है वायर L1 ने उसके अंदर, ठीक है। और हमें पता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा, जहाँ पे L लेंथ होती है और B ये फोर्स का। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब कोई कंडक्टर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो। तो ये L2 रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? L1 की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू B ऑफ वायर 2। सिमिलरली वायर 1 पे भी फोर्स लगेगा, किसकी वजह से? जो फील्ड क्रिएट करेगा वायर L2, ठीक है ना। देखो ना, ये यहाँ पे भी एक फील्ड बनेगी, लेकिन वो पेज के बाहर बनेगी बच्चों, ठीक है, इसलिए मैंने डॉट से रिप्रेजेंट करा है। L2 वायर की वजह से जो B2 पे फील्ड बनेगी, B2 पे जो फील्ड बनेगी वो पेज के बाहर निकलेगी, ठीक है। आप देख सकते हो अपना हाथ जो है, हाथ का थंब, राइट हैंड का थंब आप वायर की डायरेक्शन में रखोगे और अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे ना, तो I2 के राइट साइड में फील्ड अंदर जाएगी और I1 के लेफ्ट साइड से फील्ड पेज के बाहर आएगी, ठीक है। तो बस हो गया। हमें अब क्या लिखना है? हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 वायर 2 की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई है। और करंट कितना है L2 कंडक्टर में? I2, तो ये लिख दी। ऐसे कैसे? B1 की वजह से म्यू नॉट I1 2 पाई है, जहाँ पे A हमें जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट है। अब फोर्स का फॉर्मूला मैं पहले बताया था, कोई भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं हम लोग तो उस पर फोर्स लगता है I dl क्रॉस B, ठीक है। तो फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू 2, तो I1 उसका करंट, उसका लेंथ, और फील्ड किसकी? फील्ड B2 की, ठीक है। तो I1 L1 म्यू नॉट I2 2 पाई है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है I1 I2 L1, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये जो क्रॉस साइन है ये हटेगा तो साइन थीटा आता है, लेकिन चूँकि थीटा 90 है ना हमारा, ठीक है, तो थीटा 90 है भाई। लेंथ पेज के अंदर है ना मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पे पेज के अंदर है और कहीं पे पेज के बाहर है, तो वो ऑब्वियसली लेंथ जो कंडक्टर वायर है हमारा उसके साथ में 90 डिग्री बनाएगी ना, तो थीटा 90 हो जाएगा। तो फाइनली जो फोर्स है आपको ये याद रखना है, म्यू नॉट I1 I2 L1 2 पाई है, ठीक है। सिमिलरली F21 आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 L2 2 पाई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फोर्स 1 2 और 2 1 मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। बताता हूँ कैसे। फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस वायर पे वो इस तरफ लगेगा, और इस वायर पे
L2 वायर पे जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा, इसलिए जब करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा दोनों वायर्स में तो वायर्स विल अट्रैक्ट, ठीक है। तो वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो F12 hence parallel current attract each other while an anti parallel current repel each other। तो जब अगर मान लो हमें ऐसा वायर दे दिया, फॉर एग्जांपल एक वायर ये है, एक वायर ये है, और एक में करंट इस तरफ जा रहा है और एक में इस तरफ जा रहा है, तो इस कंडीशन को बोले एंटी पैरेलल, इस केस में दोनों में फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। आगे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ में हमें कुछ नहीं करना, ये जो फोर्स है ना, जैसे ये जो फोर्स आया है F1, ये F21 आया है, इसको L2 को इधर ले जाके इधर डिवाइड कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। ऐसे कर दोगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, क्या ही दिक्कत है उसके अंदर। तो F1 को L1 से डिवाइड करना है, F2 को L2 से, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। अब हमसे बोला है डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर क्या होगा? 1 एम्पियर इज द वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देखना 1 एम्पियर क्या होगा, 1 एम्पियर इज द वैल्यू, ठीक है। 1 एम्पियर इज द वैल्यू, एक सेकेंड, हाँ, 1 एम्पियर इज द वैल्यू, 1 ampere is the value of current which when maintained in each of the wire very long straight parallel conductor of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce on each of this conductor a force of 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन पर मीटर। दो वायर्स के बीच में अगर 1 मीटर का डिस्टेंस है और काफ़ी लंबे वायर हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल निग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही थिन वायर है, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर का, ठीक है। वो उसको हम बोलेंगे आपका, उसको हम बोलेंगे आपका 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि भैया ये देखो μ0/4 2πa और μ0, ठीक है। ये a को हमने कर दिया है 1 मीटर, ठीक है, और करंट भी 1 एम्पियर करंट लेंगे तो I1 I2 1 हो जाएगा, है ना। तो 2π ऊपर जाएगा, इस तरीके से होगा, देखो 2π बाय μ0। इसकी जब वैल्यू निकालोगे ना आप तो आएगी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻7, तो यही 1 एम्पियर होगा, यही डेफिनेशन होगी, है ना। सारी क्वांटिटी को यूनिट कर देंगे, कुछ नहीं है, करंट को 1 कर दिया हमने, डिस्टेंस को 1 कर दिया, ठीक है, और फिर हमने फोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा सॉल्व हो गया 26, ठीक है। अब 27 पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। क्या बोला, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर इन रेडियस एंड 8.5 ओम का रेजिस्टेंस। एक सर्कुलर लूप दिया है भैया, उसके अंदर उसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर और उसमें जो उस वायर में जो रेजिस्टेंस है वो 8.5 ओम का है। चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ग्राफ दे रखा है आपको, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसे टाइम के साथ चेंज कर रही है उस लूप में। द करंट इंड्यूस इन द लूप, कैलकुलेट द करंट इंड्यूस निकालना है, उसके बाद प्लॉट करना है, प्लॉट ग्राफ शोइंग इंड्यूस करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। एक तो इंड्यूस करंट आप निकाल दो उस लूप के अंदर इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और फिर उसका ग्राफ भी प्लॉट कर दो टाइम के साथ में, ठीक है। तो हमें पता भी है फेरेडे लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इज इक्वल्स टू माइनस d∅b/dt, d∅b हटेगा तो b डॉट ए आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, तो b डॉट ए आ जाएगा, ए बाहर ले लेंगे dv/dt। अब देखो 0 से 2 के लिए, यहाँ पे इतनी सी वैल्यू में देखो, ठीक है, 0 से 2 के लिए, है ना, यहाँ 0 से 2 के लिए, 0 से 2 में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कितना है, मैग्नेटिक फील्ड हो रही है आपकी 1, तो 1 माइनस 0 रख देंगे, b2 माइनस b1, b2 कितना है 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0, और टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 2 से 0 से 1, तो t2 माइनस t1, तो 2 माइनस 0। वही dv/dt को हम चेंज भी लिखते हैं ना, डेल्टा b बाई डेल्टा t, तो b2 माइनस b1, t2 माइनस t1, और माइनस साइन बाहर ऐसा कैसा, तो 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। पाई की वैल्यू रख दो 3.14, और ये ध्यान रखना बच्चों रेडियस सेंटीमीटर में दिया है, हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.12 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये कुछ निकल के वैल्यू आएगी 2.26 10⁻⁻2 वोल्ट, ठीक है, ये वैल्यू आई। फिर अभी तो ये 0 से 2 पार्ट के लिए हमने EMF निकाला, ऐसे हम 2 से 4 के लिए निकालेंगे, 4 से 6 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो
आगे करते हैं। E1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, सिंपल ओम्स लो। तो 8.5 हमको 8.4 हमको दिया था जो हमारा रेजिस्टेंस था, तो उससे करंट निकल के आएगा -2.6 मिली एम्पियर, ठीक है। और 2 से 4 में आप देखो, है ना, 2 से 4 में क्या हो रहा है, 2 से 4 में यहाँ कोई भी इंक्रीज नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट का डिफिनेशन कितना होता है, चेंज जीरो। तो बस कुछ नहीं करना उसमें हमें, सीधा 2 से 4 में डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो, तो I2 जीरो होगा। अब 4 से 6 में फिर से देखो, 4 से 6 में क्या हो रहा है, बी कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है आपका 1 से 6, मतलब B2 कितना है, सॉरी बी जा रहा है 1 से 0, तो B2 कितना है, B2 0 है और B1 1 है, और T2 क्या है, T2 6 है और T1 4 है। तो बस रख दो वैल्यू, ध्यान रखना है बस इसका आपको। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, बी डॉट है, ए बाहर आ जाएगा, 0 -1, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, a बाई 2 2 पॉइंट, वैल्यू उतनी ही आएगी इसकी भी, लेकिन पॉजिटिव आएगी, वो नेगेटिव आ रही थी बस। तो हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे, आई होगा वाई एक्सिस पे और आपका टाइम होगा एक्स एक्सिस पे। पहले आ रहा था 0 से 2 में -2.6, फिर 2 से 4 में 0 रहा, 4 से 6 में +2.6। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, सी सेक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हाँ, इस क्वेश्चन में बोला है बच्चों, और में है 2 ऑप्शन है इसके अंदर। तो एक में बोला है इन्हें एसी सोर्स, ये हमको एसी सोर्स दे दिया, E0 sin ओमेगा टी कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ करंट का एक्सप्रेशन निकालना है एक तो आपको, और ग्राफ प्लॉट करना है E वर्सेस I का, टू शो दैट करंट इज अहेड बाय पाई बाय 2, खुद ही बोल दिया भैया ना कि करंट अहेड है पाई बाय 2, आप शो करो। और दूसरे में बोला है कि ठीक है कैपेसिटर का आपको नहीं जमता है तो आप एक काम करो, इंडक्टर लगा दो, और ये सोर्स है वोल्टेज का V0 sin ओमेगा टी, और उसके लिए आप सॉल्व कर लो उसको और फाइंड एक्सप्रेशन फॉर करंट, और ये शो कर दो कि भैया जो वोल्टेज है वो क्या बोला, करंट फ्लोइंग थ्रू इट लैग बिहाइंड, जो करंट है इंडक्टर के थ्रू वो लैग करता है पाई बाय 2 बाय अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। उसका डायग्राम बना दो। तो ये तो हमारा चैप्टर नंबर 7 शायद अल्टरनेटिंग करंट से है। सिंपली हम इसमें KCL अप्लाई करेंगे। तो पहले हमने कैपेसिटर का पूछा था, हमने कैपेसिटर दे दिया, कैपेसिटर लगाया, ये हमारा एसी सोर्स है, ये बच्चों इस तरीके से साइन होता है एसी सोर्स का, कैपेसिटर लगा दिया। अब हम KCL अप्लाई करेंगे, ऑन अप्लाइंग KCL V इज इक्वल अक्रॉस, तो यहाँ पे जो V है वो भी कैपेसिटर पे आएगा। तो E0 sin ओमेगा टी दिया था हमें, E0 sin ओमेगा टी Q बाई सी। भाई कैपेसिटर के अंदर, अरे कैपेसिटर के अंदर तुम्हारा Q कितना होता है, Q इज इक्वल्स टू CV, तो V कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू Q बाई सी, ठीक है ना, ये होता है ना, V इज इक्वल्स टू Q बाई सी होता है। तो बस, तो फिर V इज इक्वल्स टू Q बाई सी हमने यहाँ रखा, V इज इक्वल्स टू Q बाई सी रखा, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, C E0 sin ओमेगा टी। फिर करंट क्या होता है, I क्या होता है, dQ बाई dt। तो बस इस एक्सप्रेशन को एक बार डेरिवेट कर दिया, करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान रखना साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी आएगा, और एक ओमेगा को बाहर ले जाना मत भूलना। तो ओमेगा सी एप्सिलॉन ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ई नॉट कोई कांस्टेंट दिया था ये करंट में यहाँ पे, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मतलब, तो और कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में कन्वर्जन आपको पता ही है, कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 तो कॉस ओमेगा टी हो जाता है। तो आइन इसके अंदर रख दो कॉस ओमेगा टी की साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। बस अब ये जो आगे का जो दिया हुआ है ना आपको वैल्यू, ये ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट, इसको आई एम लिख दो, तो साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। बस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, ये करंट की इक्वेशन आ गई कैपेसिटेंस के अंदर, और जो हमें इक्वेशन दी थी वो क्या थी, ये इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन थी। तो इसमें साइन ओमेगा टी आ रहा है, उसमें साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आ रहा है। तो बस यहाँ से लिख दो कि भैया जो करंट आ रहा है हमारा वो तो प्लस पाई बाय 2 अहेड है अप्लाइड वोल्टेज के। इसका डायग्राम बना दो। हाँ, यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि इस इक्वेशन को जो आप कंपेयर करोगे ना, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, आई एम की वैल्यू क्या आई, एप्सिलॉन और ओमेगा सी, है ना, और आई होता है आई को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से एक्सी आ जाएगा, एक्सी का मतलब क्या है, इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंट रिएक्टेंस, जो आएगा 1 बाय ओमेगा सी। जैसा हमारा डीसी सर्किट्स में रेजिस्टेंस होता था ना, ये रेजिस्टेंस बच्चों कैपेसिटेंस की वजह से है ओमेगा सी, ठीक है। तो बस अब उसके बाद इसका डायग्राम बनाना है।
तो इसका डायग्राम देख लो, डायग्राम कैसा होगा इसका, फेजर डायग्राम। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे तो ओमेगा टी है, ठीक है, और ये 0 और वी, वाई एक्सिस पे आपका ओमेगा, यहाँ पे वी है, ठीक है, और ये इस तरीके से आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन हमें दी थी, साइन ओमेगा टी दिया था, साइन ओमेगा टी दिया था, और जो करंट हमारा आया वो पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2, जब ये 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये 0 होगा, पाई बाय 2 से आगे चल रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान से इसको आप बनाना। फिर अगर आप बात करो, ये अप्लाइड वोल्टेज था, और ये पाई बाय 2, देखो पाई बाय 2 दोनों के बीच में एंगल है ना, दिख रहा होगा आपको, बता रहा हूँ मैं, ये देखो ये एंगल है ना पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 से आई का एम्पलीट्यूड कम है लेकिन वी का ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो ये आपका पाई बाय 2 हेड होगा, ठीक है। तो ग्राफ और फेजर हमने, ये आपका आई कितना आया था, आई एम साइन ओमेगा टी, और ये वी था आपका वी एम साइन ओमेगा टी 1, सॉरी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ये तो कैपेसिटेंस का हो गया, ऐसे ही आप इंडक्टर का कर लेना, ये हमने वोल्टेज सोर्स वी दिया था, क्या बोला था हमें, देखो ना, वोल्टेज सोर्स इस केस में दिया था V0 साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस ए प्योर इंडक्टर, तो इसमें भी एक्सप्रेशन फाइंड करना था, तो बस सिंपली इसमें हम ये वोल्टेज सोर्स है, ये इंडक्टर, इंडक्टर मतलब कॉइल, तो गिवन है हमें V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, और ये अप्लाइंग किरचॉफ लॉ V माइनस एल डी आई बाई डी टी। बच्चों इंडक्टर के अंदर में जो आपका वो होता है ना, सेल्फ इंडक्टेंस में वोल्टेज कितना होता है इंडक्टर्स के अंदर, माइनस एल डी आई बाई डी टी, जहाँ पे एल क्या सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट बोलते हैं ना इससे, तो वहाँ से ही आ जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू V0, तो v इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इक्वेशन 1 आ जाएगी। भाई इसमें किरचॉफ लॉ लगाओगे, इस लूप में ये v है, ये माइनस एल डी आई बाई डी टी वोल्टेज ड्रॉप होता है ना इंडक्टर में, बस डी आई बाई डी टी को इधर ही रहने दो, वी को उधर ले जाओ, एल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दो और इंटीग्रेट कर दो, डी आई बाई डी टी, डी टी उधर चला जाएगा, देखो अगली मैंने किया है यहाँ पे, डी आई डी टी वी जीरो साइन ओमेगा टी, वी जीरो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा से डिवाइड करना मत भूलना, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू आपका, ये आ जाएगा आपका आई इज इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, आई इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल, अरेंज करके लिख लो, माइनस कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, बस। तो बस ये माइनस पाई बाय 2 आया, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो भैया हमारा जो करंट आ रहा है वोल्टेज के कंपैरिजन में वो माइनस पाई बाय 2 आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 पीछे है, बस। और यहाँ पे भी रिएक्टेंस लिख दो, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम हमारा कितना आना, वी जीरो बाय ओमेगा एल, वी जीरो बाय ओमेगा एल, वी इज इक्वल्स टू आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो रेजिस्टेंस कितना है ओमेगा एल, भैया ओमेगा एल इधर जाएगा, यहाँ इसके बगल में आ जाएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ना, तो आर कितना आएगा ओमेगा एल, इस आर को एक्सएल भी लिखते हैं, फिर इसका डायग्राम बना दो, इसमें पाई बाय 2 पीछे आएगा, उसमें पाई बाय 2 ऊपर था, ठीक है ना, देख लो भले उसके अंदर दिखा देता हूँ उसका डायग्राम, ये पाई बाय 2 ऊपर था ना, अब पाई बाय 2 नीचे आ जाएगा, इस केस में पाई बाय 2 नीचे है, चलेगी वेव, बस पाई बाय 2 पीछे रहेगी, इसका मैक्सिमा पहले आ जाएगा, इसका पाई बाय 2 बाद आएगा, फिर इसका मिनिमा आ जाएगा, इसका पाई बाय 2 पहले आएगा, ये पाई बाय 2 पहले ही नेगेटिव में मैक्सिमम हो गई, ठीक है ना, ये बाद में होगी पाई बाय 2, तो बस उसका फेजर डायग्राम, ये वी अप्लाइड था और पाई बाय 2 पीछे आ गई है, ये पाई बाय 2 एंगल है ना आई में और वी में, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड, ये इसकी वैल्यू आई एम साइन ओमेगा डी माइनस पाई बाय 2 रेडियन, तो आप ध्यान से बनाओ, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, आगे आ जाओ, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 28 खत्म, क्वेश्चन नंबर 29 आपका शुरू, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाओ। क्या बोल रहा है, रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, इतनी फ्रिक्वेंसी ऑफ हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन 3 फोटो सेंसिटिव मटेरियल, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। 3 फोटो सेंसिटिव मटेरियल ABC है ना, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, हमने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी। सरफेस ए में कोई इमिशन ओकर नहीं हुआ, नो फोटो इमिशन, सरफेस बी में फोटो इमिशन इकर बट द फोटो इलेक्ट्रॉन हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी, और सी में फोटो इमिशन ओकर एंड फोटो इलेक्ट्रॉन हैज सब काइनेटिक। पहले वाले में निकला ही नहीं, दूसरे में निकला पर उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, तीसरे वाले में निकला और काइनेटिक एनर्जी भी थी। यूजिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन 3 ऑब्जर्वेशन। तो भैया पहला तो आप देख लो, व्हाट डस एक्स, अच्छा ये और वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये और में है ना, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया है। और में इसमें मतलब वो था, ऑप्शन था एक और का, तो पहला क्वेश्चन यहाँ तक है, ऑब्जर्वेशन तक। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं ना पहले। हाँ, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पार्ट A and B on the basis of Einstein equation, photoelectric equation, we can draw the following concept। क्या भैया A में तो निकला ही नहीं था, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 10, जो इंसिडेंट 1015 हर्ट्ज की तुमने डाली, उससे उस मेटल सरफेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। उसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, वो ज़्यादा है, तो वो निकलेगा ही नहीं। दूसरे वाले में उतनी ही डाली फॉर सरफेस बी के बराबर, उतनी वर्क फंक्शन उसका उतना ही है जितनी एनर्जी डाली, तो इस वजह से बेचारा इलेक्ट्रॉन निकल तो गया, लेकिन कोई एनर्जी उसके पास बची नहीं। तीसरे केस में क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी मेटल सरफेस की कम है, 1015 हर्ट्ज से, इसलिए वो भाई डलने वाली एनर्जी ज़्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन निकल भी गया और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, ठीक है। हाँ, अब इसका बी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं इसका, बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या है, व्हाट डस, ये ग्राफ दिया था बच्चों हमको, कि क्या ग्राफ था, ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, वाई एक्सिस पे फोटो करंट था और फोटो करंट फॉर ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है। तो हमें बताना है कि एक्स वैल्यू क्या होगी और ये ए जो डिनोट करा है। तो ये ग्राफ आपने देखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, है ना। तो इस पर हमें बताना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होगा, और ड्रॉ दिस, अब और सुन लो, और इसमें बोला ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट V1 V2। अगर 3 अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के लिए ये ग्राफ का नेचर कैसा होगा, और सुन लो, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यू, इंटेंसिटी 3 लाइट्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी और 3 रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, उनके लिए इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा। तो ये वेल नोन ग्राफ्स हैं। देखो, ए तो तुम्हारा होगा कट ऑफ और स्टॉपिंग मोड पोटेंशियल, और एक्स होगा एनर्ट पोटेंशियल, ठीक है। ये देखो ना, ये क्या होता है, कट ऑफ पोटेंशियल होता है ना, ये नेगेटिव में होता है कि भैया इतना आपको मतलब देना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, कि भैया ये आपका इतना कट ऑफ, या जो भी उसको बोलते हैं आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि भैया इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने देना है उस सरफेस पे से आपको, ठीक है। मतलब आपको उतना पोटेंशियल लगा के रखना है कि वो इलेक्ट्रॉन निकल ना सके, इतना नेगेटिव पोटेंशियल आपको उसको देना पड़ेगा उस प्लेट को, जिस प्लेट से निकल रहा है ना, वहाँ पे उस प्लेट को पॉजिटिव करना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन उसी पे रहे। तो उल्टा आपको पोटेंशियल देना पड़ेगा, इसलिए वैल्यू जो नेगेटिव रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आगे आ जाओ, एक्स एनोड पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब हाँ, तो फ्रिक्वेंसी अपन चेंज करते हैं ना, V1 V2 V3 फ्रिक्वेंसी चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। हाँ, अगर अलग रेडिएशन डालोगे ना, तो जो तुम्हारा सिस्टम है उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसमें तुमको बैटरी जो लगाते हो उसके पोटेंशियल बदलने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो ज़्यादा नेगेटिव तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी ना तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा नेगेटिव में। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल इसलिए देखो यहाँ पे V3 का ज़्यादा है, V2 का कम है, और मतलब V3 का ज़्यादा नेगेटिव है, V2 का कम नेगेटिव है, और V01 का उससे भी कम नेगेटिव है, और V3 V2 V1 फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। V3 की ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। और इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, सारे का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही है, देख लो आप।
लेकिन फोटो करंट पे इफेक्ट पड़ता है भाई, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ता है, ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालोगे तो भैया तुम्हारा फोटो करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होंगे इस प्लेट से उस प्लेट पे पहुंचने वाले ज़्यादा होंगे तो सर्किट में करंट बढ़ेगा, इसलिए इंटेंसिटी का आपका फोटो करंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30? द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम होती है -13.6। द फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन, द फोटोन emitted during a transition from n is equals to 3 to 1 state is incident of photosensitive material of work function, है ना, of unknown work function, ठीक। the photoelectrons emitted from the material with the maximum kinetic energy of 9 eV, calculate the threshold value of the material की threshold value यूँ निकालनी है भाई आपको, ठीक है, मतलब वर्क फंक्शन आपको निकालना मटेरियल का। अब जो एनर्जी डाली है ना वो E3 माइनस E2 होगी भाई, N3 और N2, 3 से 2 में ट्रांजिशन हुआ है तो एनर्जी कितनी होगी उस इलेक्ट्रॉन की, कितनी एनर्जी वो इमिट करेगा, वही एनर्जी तो हमने इस सरफेस पर डाली है, उस सरफेस पर डालने के बाद ये इतने एनर्जी का हमको काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मिला है। तो भैया पहले तो एनर्जी निकाल लो, N3 माइनस N1, ये हाइड्रोजन एटम में रख दिया हमने, 13.6 बाई एन स्क्वायर होता है फॉर्मूला, 13.6 बाई 1 माइनस 13.69, तो ये एनर्जी आ गई। इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी आ गई 12.1 EV। आइंस्टीन इक्वेशन यूज़ कर लो। आइंस्टीन इक्वेशन क्या बोलती है, इंसिडेंट रेडिएशन जो हम डालते हैं वो वर्क फंक्शन में एक तो यूज़ होती है, प्लस उसकी अगर बच जाती है तो काइनेटिक एनर्जी में यूज़ हो जाती है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच न्यू माइनस के मैक्स। एच न्यू कितना है, इंसिडेंट एनर्जी 12.1 है, काइनेटिक एनर्जी 9 दी है मैक्सिमम हमको, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। अब पूछा क्या था, कैलकुलेट वेवलेंथ पूछी है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एनर्जी है ना, तो एच न्यू के बराबर लिख सकते हैं, एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा 3.1, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लो, तुम्हारा 1.6 10⁻⁻19 जूल्स में, तो ये आ गया वैल्यू। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा ऊपर जाएगा तो 3.1, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे आ जाएगा, 3.1 इंटू 10 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में हो गई। एच की वैल्यू रख दो 6.6 इंटू 10⁻34, और सी की वैल्यू को 3 इंटू 10⁻8, पूरा सॉल्व करने के बाद 4 इंटू 10⁻7 मीटर या 400 नैनोमीटर, तो ये आएगी वैल्यू आपकी। तो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा जो हमने इस वीडियो में करा है। अगर ऐसे ही आप और देखना चाहते हैं तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छा लगा हो तो थैंक यू, ठीक है, ओके बाय।